हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। और गाइस आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर ये जो हमारा 4 है, आई थिंक हाँ लेक्चर नंबर जो 4 है, इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। गाइस आप सबको पता है कि इस लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में मैं डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस सिखाने वाला था, लेकिन एक छोटी सी इश्यू हो गई। क्यों? क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को खत्म करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें आपको सिखानी है। मैं नहीं चाहता कि मैं फटाफट कवर करूं, लेक्चर 2 घंटे का बन जाए, अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए मैं इस लेक्चर में इसको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास 11th बाय न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल, और मेरा नाम प्रशांत है। और चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से टॉपिक को। तो यार आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने बाजू में टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और टेक्स्ट बुक में हम लोग डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस लेफ्ट हैंड साइड में कहीं आपको टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां पे आप लोग सभी बच्चे आ जाओ उस बुक में और अपने बाजू में एक नोटबुक और पेन पेंसिल रख लो। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब सब लोग नोट्स बनाना शुरू कर देना, ठीक है? और जो मैं पॉइंट कहूंगा उन्हें लिखते जाना, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसे समझने की कोशिश करना, समझने के बाद लिखना, ठीक है? चलो, तो ये टॉपिक के ऊपर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चाहे एंट्रेंस एग्जाम रहे, चाहे जेईई नीट एग्जाम रहे, चाहे सीटी एग्जामिनेशन रहे, चाहे बोर्ड एग्जाम रहे। सभी एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बच्चों आते हैं। तो चलो यार आप शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर नंबर 4 को। अगर आप सब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आपके ऑफलाइन ट्यूशन में इससे भी अच्छा पढ़ाते हैं, ये मुझे जरूर बताना। तो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस की चलो बात करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। देखो यार, वो कहते हैं ना कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले उस युद्ध को जीतने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, वैसे ही डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए या सीखने के लिए इस टॉपिक को हमें किस चीज की जरूरत है। हमें सिर्फ 2 ही चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, ध्यान दो अच्छे से, कि सबसे पहले तुम्हें यूनिट पता होना चाहिए और उससे भी पहले तुम्हें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला, फिर उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो या लिख लो कहीं भी, मैं तो वैसे भी बहुत से फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, ठीक है? बट सुन लो पहले, डायमेंशन सीखने के लिए तुम्हें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और उस फॉर्मूला के यूनिट्स क्या है। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन, ठीक है? तो ये तुम्हें यूनिट्स याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें यूनिट्स नहीं याद है तो तुम कभी भी डायमेंशन नहीं सीख पाओगे। ये मैं अभी क्लियर करके कह देता हूं, बाद में मत कहना कि भैया नहीं समझा। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है और उस फॉर्मूले का यूनिट नहीं पता है, तुम कभी भी डायमेंशन नहीं निकाल सकते। इस बात को अपने माइंड में अभी से बिठा लो, ठीक है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को, ठीक है बच्चों? देखो अच्छे से जरा ध्यान देना जो बताने जा रहा हूं मैं, ओके? देखो, तो पहली बात तो ये देखते हैं कि आखिर डायमेंशन होता क्या है। और डायमेंशन होता क्या है उससे भी पहले चलो एक चीज समझेंगे कि बच्चों हमने पहले वाले लेक्चर में भी देखा था कि जो क्वांटिटीज हैं, कौन सी क्वांटिटीज भाई? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम, वेट, वॉल्यूम, है ना? यही सब तो क्वांटिटीज होती हैं। तो ये 2 तरीके की थी, एक थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी और एक थी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बच्चों आज हम जो बात करेंगे वो डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट फॉर देयर मेजरमेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ये खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए खुद फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल देखा था वेलोसिटी का। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी की यूनिट को मेजर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम की यूनिट का जानना जरूरी है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो बिना फंडामेंटल क्वांटिटी के डिराइव्ड यूनिट सॉल्व नहीं हो सकता। तो डिराइव्ड क्वांटिटी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, समझा? और इसी डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत ज्यादा हैं, फंडामेंटल सिर्फ 7 होती हैं, ठीक है? 7 या 8 जो भी है, डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत ज्यादा है दुनिया में। जो दुनिया के सारे फॉर्मूले ज्यादातर डिराइव्ड क्वांटिटी से ही बने हुए हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस को हम निकालने जाने वाले हैं। डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे।
पहले जानते हैं डायमेंशन होता क्या है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल बोले तो फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों होता है। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच कंसर्न्ड फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड in order to obtain the units of given physical quantity। बच्चों जो ये डेफिनेशन है तुम्हारे बोर्ड में काम आएगी, मेरे लिए कुछ मतलब नहीं, मैं समझाने भी नहीं वाला। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, बस याद कर लो। ये जो पावर में रेज किया, ब्रैकेट में लिखा, फंडामेंटल यूनिट को दिखाया, ये क्या लिखा है तुम खुद पढ़ लो, मैं ना समझा रहा इसको, मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा, अभी देखना तब अपने आप ये समझ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है अपने आप तुमको समझ जाएगा, ये बहुत चिंदी चीज लिखी हुई है। अभी समझाऊंगा, तुम्हारा भी दिमाग खराब, मेरा भी दिमाग खराब, थोड़ा सब्र करना मेरी जान। ठीक है, तो डायमेंशन की ये डेफिनेशन है भाई, इस डेफिनेशन को बोर्ड एग्जाम में लिख के फुल मार्क्स ले लेना। अब चलो डायमेंशन निकालना सीखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। तो अब चलो सीखेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं बच्चों। चलो ध्यान देना अच्छे से। तो गाइस सबसे पहले मैं ये एक बात तुम्हें बताऊंगा कि फंडामेंटल, अब शुरू करने से पहले हम तैयारी कर रहे हैं, अभी ये सब तैयारियां कर रहे हैं सीखने से पहले। तो फंडामेंटल तुम एकदम ऐसा सिखा दूंगा डायमेंशन कि कभी भी लाइफ में तुम कहोगे कि भाई किसी इंसान ने सिखाया था, बस तुम्हारा 100% कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान रखना। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, पहले इनका सिंबल देख लो। तो बच्चों जैसे कि जो कैपिटल L है ये हमारे लेंथ के लिए यूज होगा, सिंबल है लेंथ का। जो M है ये हमारे मास के लिए यूज होगा, ध्यान देना अच्छे से। जो C है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोले तो बहुत ही डेंजरस वाली, ज्यादा एनर्जी। जो K है ये हमेशा टेम्परेचर के लिए यूज होगा। तो फिर T किस लिए यूज होगा? T टाइम के लिए यूज होगा। समझा अच्छे से मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं बच्चों? ध्यान रखना है जो बता रहा हूं मैं, बहुत जरूरी बात है। जो MOL मोल है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज होगा। और कोई बच गया? और कोई बच गया तो बता दो यार, कौन सा बच गया? ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अच्छा, और एक बच गया I, कैपिटल I इज फॉर करंट। ये कैपिटल में होंगे सारे, ध्यान रखो। तो ये सारे जितने लिख दे से याद कर लो पहले। कभी टेम्परेचर आएगा तो K से दिखाएंगे, करंट आएगा तो I से दिखाएंगे, और C आएगा तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मास आएगा तो M से, लेंथ आएगा L से। ये दिखाने का तरीका है। पहले ये याद हो गया, बहुत सुंदर, याद हो गया सब बच्चों को? पॉज करके याद कर लो जल्दी से। चलो, अगर तुम सब बच्चों को ये याद हो गया है तो चलो अब आगे बढ़े, आ जाओ। अब हम देखेंगे कि डायमेंशन लिखते कैसे हैं। तो बच्चों डायमेंशन को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हमारी यूनिट होगी, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, या करंट है, या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, या फिर टेम्परेचर है, कितने हो गए? एक और कौन सा बचा भाई? ठीक है, और हमारा बचा टाइम हो गया ना, केल्विन करंट LMTIC, कौन सा बच गया यार? हाँ नहीं, मोल बच गया। ठीक है, तो मोल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे इस तरीके से हम डायमेंशन, ये हमारा डायमेंशन है, ये हमारा डायमेंशन है बच्चों, यही डायमेंशन है। निकालना सिखाऊंगा, लिखने का तरीका ऐसे होता है। तो एक कोई तो चीज होती है, किसी भी, हर एक यूनिट की डायमेंशन होती है। लिख लो मेरे शब्दों से जो मैंने निकाला अभी। हर एक यूनिट की डायमेंशन होती है, हर एक फॉर्मूले का डायमेंशन होता है, उसको लिखने का ऐसा तरीका होता है, इस तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में और LMT ऐसा यूज करके। तो कभी भी बच्चों L इज फॉर लेंथ, M इज फॉर मास, T इज फॉर टाइम, I इज फॉर करंट, C इज फॉर इंटेंसिटी, K इज फॉर टेम्परेचर, मोल। ध्यान देना अच्छे से, इसलिए यूज करते हैं इसको। समझ में आया मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? ध्यान रखो अच्छे से जो बता रहा हूं। अब मान लो कि कहीं पर भी किसी की यूनिट है, अब लिखोगे कैसे तुम लोग? इतने सारे तो दिए हुए हैं, अब लिखोगे कैसे बच्चों? डायमेंशन कैसे लिखोगे? समझ लो, मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। अब टीचर पूछेगा वेलोसिटी का डायमेंशन बता, लिखने का तरीका ऐसे ही होता है।
ब्रैकेट बना के अंदर डाल दो। अब तुमको मैं सिखाता हूं वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ क्या होगा। तो पहले तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था, फॉर्मूला नहीं आया तो तुम भजन करो, छोड़ के चले जाओ वीडियो यहीं पे। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। निकालना कैसे है, एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, कम से कम 10 बताऊंगा तब आएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो अब इसकी यूनिट बताओ, ये तो फॉर्मूला हो गया, यूनिट बताओ। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। समझा, ध्यान देना अच्छे से। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। बच्चों मीटर क्या है, लेंथ होता है, और टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। तो चलो यूनिट, इसका डायमेंशन लिखो। तो डायमेंशन क्या होगा इसका बच्चों, डायमेंशन क्या होगा इसका बच्चों, ब्रैकेट, और यहां सिर्फ क्या दिया है, मीटर, और मीटर को लेंथ कहते हैं। तो कितना मीटर है, इसके पावर में कुछ नहीं, तो क्या है 1, तो यहां L1 लिखो। और ये क्या है, दूसरा क्या है यहां पे लिखने का तरीका, दूसरा m है, तो m कुछ है यहां पे, m मतलब मास होता है ना, m मतलब मास, तो यहां कहीं भी मास दिया है, m मतलब मीटर, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है मीटर, यही कंफ्यूजन होता है। m मतलब सब मास समझ बैठते हैं, सिर्फ कैपिटल M का मतलब मास, kg यूनिट होती है उसकी, यहां kg दिख रहा है कहीं, मास की यूनिट kg होती है। ये स्मॉल m जो है डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, ये लेंथ को L के साथ 1 लिख दिया मैंने, L के साथ। अब ये सेकंड है, टाइम, मास है क्या वहां पे कुछ नहीं, तो मास 0 लिखोगे। कुछ भी है क्या एक भी यहाँ पे kg नहीं है। चलो अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड कितना है बच्चों यहाँ पे, सेकंड मतलब टाइम, तो सेकंड सिर्फ कुछ नहीं तो 1 है ना, लेकिन ये अपॉन में है, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये कैसे लिखोगे, हमेशा m1 और s -1, तो यहां पे सेकंड -1 में है, और सेकंड टाइम होता है, टाइम को डायमेंशन में t पे दिखाते हैं, तो ये आएगा -1। दिस इज द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी। अब अगर मान लो I तक जाता मेरा, तो LMT लिखते और I। अब अगर चाहो तो ये m नहीं दिखाओगे, जिसमें 0 रहेगा ना, अब आगे ऐसा लिखने को तो I के ऊपर भी 0 लिख दो, C के ऊपर भी 0 लिख दो, K के ऊपर 0 लिख दो, मोल के ऊपर 0 लिख दो। 0 मतलब वो चीज यहां यूनिट में नहीं है, जो यूनिट में है वो उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। तो चाहो तो m हटा दो, सिर्फ L और T रखो, वो भी चलेगा, वो भी डायमेंशन करेक्ट है। समझा डायमेंशन कैसे निकालते हैं बच्चों, नहीं समझा, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, बस लिखने का तरीका याद रखो, पहचानना सीखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वीडियो पीछे लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मुझे साफ सुथरा रखना है, ठीक है, ये बस याद रखो। तो बच्चों कभी भी जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनका डायमेंशन ब्रैकेट बना के और इनको कैपिटल में अंदर लिख देना होता है, ठीक है। अब चलो डायमेंशन निकालना शुरू करते हैं। तो एक बार वापस से चलो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का अब चलो निकालते हैं शुरू से। अब पूरा डायमेंशन ही सीखने वाले हैं हम लोग। लिखने का तरीका समझ गया ना बच्चों, बस LMTIC जो भी होता है याद कर लो उसको, सीक्वेंस को। और ये भी याद करो कि I फॉर करंट, C फॉर इंटेंसिटी, K फॉर टेम्परेचर, मोल है ना, M मतलब मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL। ये देखो ना, ये MOLE है और ये MOL है, फर्क होता है। MOLE बोले तो इक्वल टू, जैसे कि इंटेंसिटी टेम्परेचर वैसे मोल, और इसका यूनिट सिर्फ MOL होता है, E नहीं लगाने का, ठीक है। चलो LMTICK मोल, ठीक है, ध्यान दो, याद कर लो। लेकिन जिसके ऊपर 0 आएगा उसको लिख के नहीं दिखाना रहता, जिसमें नंबर रहेंगे ऊपर वही लिख के दिखाने का, ठीक है। और ये सब के सब यूनिट ही तो हैं। आ जाओ अब यहां देखते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, बहुत सारे डायमेंशन अब हम सॉल्व करने जाने वाले हैं। चलो वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तो कभी भी तुम डायमेंशन निकाल नहीं पाओगे, डायमेंशन एग्जाम में आता है। चलो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, अब फॉर्मूले के बाद यूनिट भी निकालने का, और यूनिट को ऐसे मत लिखना वरना गलत हो जाएगा, ऐसे लाइन खींच के लिखना, मतलब इसका यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट क्या है बच्चों, यूनिट मीटर पर सेकंड है। मैं जैसा तरीका बताऊंगा वही तरीका हमेशा याद रखो, मीटर पर सेकंड है। चलो इसको कभी भी एक लाइन में लिखो, तो मीटर और इसके बेस में कुछ नहीं 1 है, तो ऊपर लेके आओगे क्या हो जाएगा -1। लेक्चर 2 देखा पूरा कि नहीं देखा, लेक्चर 2 बोलोगे भैया 1 घंटे 50 मिनट का देखूंगा ही नहीं, मत देखो, फिर मत पढ़ाई करो फिजिक्स की, आई एम रियली सॉरी यार, ठीक है। तो कभी भी पूरा लेक्चर देख के आने का, उसमें मैं कितना सारा कॉन्सेप्ट बताया हूं मैथमेटिक्स का। ये नीचे से ऊपर आके -1 कैसे हुआ, मैथ से ये बार बार सिखा चुका हूं कि 1/10 मान लो 2 है तो 1 × 10⁻² हो जाएगा। मान लो 4/10⁻6 है तो ये 4 × 10 ऊपर आके 6 हो जाएगा, माइनस का प्लस
प्लस का माइनस, इधर कुछ नहीं तो प्लस होता है। ये सब याद नहीं रहेगा ना तो फिर भजन करोगे बैठ के, पहले ही बता दिया हूं। ठीक है, चलो तो ये मीटर सेकेंड -1 हो गया। अब आ जाओ डायमेंशन लिखते हैं। अब इसका डायमेंशन देख लो। चलो डायमेंशन तो क्या आएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऐसे ब्रैकेट करने का। चलो सबसे पहले L और M और T तो एटलीस्ट लिख के रखने का। तो यहां पे ढूंढो कि L मतलब लेंथ होता है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। SI यूनिट ना, सारा सिर्फ SI यूनिट पे काम करेगा, कुछ और दूसरा यूनिट नहीं चलेगा, सिर्फ SI यूनिट। और SI यूनिट तुमको याद रहेगी ना, लेंथ की मीटर, मास की केजी, लेक्चर 1 में पूरा बताया है ना यार, ऐसे मत करना, ठीक है, याद रखने का। पूरा SI यूनिट लिखवा के दिया है, तुमने लिखा है, याद है तुमको यूनिट, याद नहीं रहेगा तो ये कैसे आएगा तुमको, नहीं आएगा ना, छोड़ दो वीडियो, क्या कर सकता हूँ अभी। तो लेक्चर 1 वापस से जाओ और देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी में जो 7 क्वांटिटी बताया था उसका यूनिट बताया था मैं, है ना, जैसे जिसमें लेंथ का मीटर, मास का केजी, फिर ऐसे ही टाइम का सेकंड, है ना। तो यहाँ से कैसे ढूंढोगे कि यहाँ लेंथ कहाँ है, तो M फॉर मीटर है ये। स्मॉल m का मतलब मीटर होता है, कैपिटल M का मतलब मास होता है, और मास की यूनिट केजी होती है। तो जब यहाँ केजी दिखता तब ना यहाँ पे कुछ लिखते, यहाँ केजी है ही नहीं, यहाँ तो स्मॉल m मतलब मीटर है ये। डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखो ना, कैसे समझेगा कि ये मीटर है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, ये पता हो, यही सब पता रहेगा तभी कर पाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट मीटर है और मीटर लेंथ है, तो कितना मीटर है, कुछ नहीं तो 1 है ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे 1 लिख दो, सिर्फ लेंथ एक ही है। इस यूनिट में डायमेंशन लिखने के लिए लेंथ 1 है। चलो फिर मास केजी 1 भी है, नहीं है तो 0। टाइम कितना है, टाइम में s के ऊपर -1, तो यहाँ पे -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। समझा, चलो आ जाओ एक और निकालते हैं अब, ठीक है। एक क्लियर ना बच्चों, कुछ डाउट, एनी, हेलो, नो डाउट, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं एक और की, एक और निकालते हैं। अब निकालेंगे डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। चलो तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बता बच्चा, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कभी डायमेंशन नहीं आएगा तुमको, छोड़ के चले जाओ, वीडियो चलेगा, मेरे को गलती मत देना, मैं तो मस्त समझा रहा हूं। इतने सारे क्वेश्चन अभी कराऊंगा कि तुमको पूरा आ जाएगा, सब्र करने का, टेंशन, हार मत मानो। हार क्यों मानते हो यार तुम लोग, फिर से देखो वीडियो जाके, आलस क्यों। अब देखो यहीं पे आलस होता है। अब जो बच्चों को मैंने कह दिया कि जिसको नहीं पता डायमेंशन या यूनिट याद नहीं तो जाके याद करो, तो बच्चे याद नहीं करके आएंगे, आलस करके घर में सो जाएंगे। तो सो जाओ, फिर कभी मत कहना कि हमको नहीं समझता, फिर गलती टीचर की मत देना, खुद की देना कि प्रशांत भाई ने बोला था याद करके आओ तो हम सो गए थे, हमको आलस आ गई थी, हमने पूरा कर नहीं पाया था, हमने पूरा वापस पढ़ा नहीं था, तो मेरी गलती मत देना फिर। हाँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ। बोलो कि भैया उतना सारा कैसे याद करें, वो बहुत ज्यादा है, उसको इधर नहीं बता सकता, करना पड़ेगा ना तुमको, कौन करेगा, तुमको पढ़ना है ना 12th 11th साइंस, ठीक है। तो जाओ देख के आओ फटाफट, और नहीं तो अभी इधर देखो, जिसको याद है तो वो तो मजे करो बढ़िया, इसीलिए कहता हूँ टीचर के साथ पढ़ाई करोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, अभी भी कुछ नहीं, 2 ही लेक्चर अपना हुआ है, तो अभी भी पूरा पढ़ना शुरू करो वरना लेट हो जाएगा। चलो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड होता है, और ये अपॉन यहां लिखा, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। अब इसको पहले रिजोल्व करो तब ना डायमेंशन लिखोगे, तो इसको और अच्छे से पहले सॉल्व करो। ये यूनिट है, ये यूनिट है, ध्यान रखना। तो मीटर पर सेकेंड, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। तो हमने 8वीं में पढ़ा था कि इसको उल्टा करके और ऐसा लिख सकते हैं, तो इसके आगे क्या आएगा, मीटर अपॉन s का स्क्वायर। टीचर डायरेक्टली लिख देता है मीटर पर सेकंड, मैं करके दिखा रहा हूं कैसे आया, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको लाइन में लिखना होता है, अपॉन विपॉन नहीं चाहिए रहता है। तो मीटर और ये s -2 हो जाएगा। अब चलो इसका डायमेंशन भी लिख दो, अब आपको समझ गया होगा इसका डायमेंशन क्या है। चलो बताओ, एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुम एक झटके में खुद बता दोगे। तो यहाँ पे पहले L, ये तो अपने को लिखना ही है, LM लिख लो पहले ही, और कुछ आगे आएगा तो और वो IC वो जो था ना वो भी सब लिख सकते हो, मोल वो तुम्हारे हाथ में। तो L कितना है यहाँ पे, तो L बोले तो मीटर, L मतलब लेंथ होता है और लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर ढूंढो, यहाँ पे मीटर 1 है, 1 लिख दिया। M मतलब मास, मास की यूनिट केजी, केजी कितना है यहाँ पे, 1 भी नहीं, 0 लिख दिया। टाइम मतलब T मतलब टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, सेकंड देखो यहाँ पे कितना है, हाँ भाई -2 है, -2 लिख दिया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। समझा बच्चों। चलो थोड़ा सा हार्ड वाला करते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ पे अब हम वर्क का निकालेंगे, वर्क का। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, चलो डायमेंशन ऑफ वर्क निकालेंगे, लिख के दिखाता हूँ पहले अच्छे से।
थोड़ा ये ज्यादा हार्ड हो जाएगा। डायमेंशंस ऑफ वर्क, वर्क का मत निकालो, फोर्स का निकालो, पहले फोर्स का निकालो, फोर्स का ठीक रहेगा, फोर्स, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। चलो आ जाओ फोर्स का निकालते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो चलो अब इसकी यूनिट निकालो, अब इसकी ये तो फॉर्मूला याद हो गया, तो यूनिट क्या होगी, तो मास की यूनिट केजी होती है और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, याद रहेगा। मास की यूनिट केजी और एक्सेलरेशन की अभी अभी निकाल के दिखा भी दिया था मैंने, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, याद होगा बचपन में क्या रहेगा। तो इसको सब बच्चे लाइन से लिखो, केजी मीटर और s-2, क्यों s-2 ऊपर जाएगा ना, ऐसा हमेशा लिखने का, इसको नीचे से ऊपर लेके जाने का, तब प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, याद रखो। डायमेंशन बताओ बच्चों क्या होगा इसका, डायमेंशन क्या होगा, LMT तो पहले ही लिख लो, करंट बिरंट दिख नहीं रहा है तो आई क्यों लिखोगे। चलो लेंथ, L मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर ढूंढो कहाँ है, मीटर एक मिल गया, इसके ऊपर एक है ना तो इसलिए एक आया। मास, मास की यूनिट केजी, चलो केजी ढूंढो, केजी मिल गया, केजी के ऊपर एक है तो एक यहां भी आएगा। टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, सेकंड ढूंढो यहां पे, सेकंड -2 है, सेकंड -2 मिल गया, आ गया डायमेंशन। समझा, फॉर्मूला याद है, यूनिट आ गया, डायमेंशन निकल गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। याद है तो आबाद है बच्चों, भूल गए तो बर्बाद है बच्चों, ठीक है। समझा अच्छे से, याद रखना, याद रहेगा फोर्स का डायमेंशन। चलो और निकालें, आ जाओ और निकालते हैं, मोमेंटम का निकालते हैं डायमेंशन। देखो सबका तुमको इनडायरेक्टली फॉर्मूला भी देते जा रहा हूं, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम अभी बहुत सारे निकाल के दिखाऊंगा, अभी वर्ग का भी निकालूंगा, रुको। तो मोमेंटम को बच्चों पी पे दिखाते हैं और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। तो चलो आ जाओ निकालते हैं इसका भी। तो मास का होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होती है मीटर पर सेकंड सिर्फ, तो इसको पहले सीधे लिख लो, तो केजी और मीटर और सेकंड के ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो ये s-1। अब आ जाओ इसका डायमेंशन लिखते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, देखो तो पहले तो LMT लिख लेने का इधर पे, अब ICK भी लिख सकते हो बट हाई नहीं तो क्यों लिखने का खाली फुकट, LMT तक लिखने का, ठीक है। अब देखो L मतलब लेंथ होता है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, तो मीटर ढूंढो यहाँ पे, मीटर 1 है, 1 आ गया। चलो भाई, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 रहता ना, यही तो है पावर, रेस टू पावर, डेफिनेशन में लिखा था, याद है। चलो m मतलब मास होता है, मास की यूनिट केजी होती है, kg1। टाइम मतलब सेकंड, तो टाइम का यूनिट सेकंड तो -1, दिस इज दी मोमेंटम है और मोमेंटम का यही हमारा डायमेंशन है। फोर्स और मोमेंटम में कुछ डिफरेंस नहीं, सिर्फ -2 का डिफरेंस है, मतलब देख लो अच्छे से, जो भी समझते चलो। और आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। चलो डेंसिटी, डेंसिटी का बच्चों, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, इसको RHO रो कहते हैं, ये सिंबल को RHO रो कहते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और इसको चलो इसका यूनिट बताओ कितना होगा, यूनिट, तो मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं, तो इस चीज को याद करो पहले, ठीक है। चलो तो इस चीज को पहले याद कर लो। तो ये जो मैं लिखा हूं ये गलत लिख दिया, सही लिखा है बट लिखने का तरीका, तो केजी ऊपर है और वॉल्यूम नीचे है, तो मीटर का क्यूब ऐसे आएगा, मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अब क्या होगा, केजी और ऊपर लेके जाओ तो मीटर का -3 हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन लिख दो, डायमेंशन लिख दो, तो क्या आएगा, LMT। L मतलब लेंथ होता है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मीटर किधर, इधर -3 है। M मतलब मास होता है, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और केजी यहां कितना है, सिर्फ एक है, लिख दो। टाइम मतलब सेकंड होता है, सेकंड यहां लिख, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, सेकंड यहां कहीं नहीं है, 0 लिख दो। ऐसे I लिखते तो I भी 0 आता, C 0 आता, K 0 आता, लिखने तो लिख दो, वरना 3 तक लिखने का हो गया। समझा अच्छे से, तो डेंसिटी की भी हो गई। अब लिखते हैं वर्क की, चलो बहुत हो गया वर्क की, आ जाओ, सबसे हार्ड है इसका, ऐसा लोग कहते हैं, डायमेंशंस ऑफ वर्क, बट कुछ हार्ड नहीं है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, याद है कि नहीं याद है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलो आ जाओ करते हैं। तो फोर्स की यूनिट, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है,
अब फोर्स का डायरेक्टली डायमेंशन तो निकलता नहीं है, पहले फोर्स का खुद का फॉर्मूला होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन एंड देन डिस्प्लेसमेंट। अब चलो मास की यूनिट कितनी है, तो मास की यूनिट केजी है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस होता है यानी लेंथ होता है, तो लेंथ की यूनिट यहां पर मीटर आएगी। ठीक है, चलो अब इसको अच्छे से लिख डालते हैं, तो केजी मीटर, ये mm यानी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ना, ये भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट था तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होती है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मीटर ही होगा, तो मीटर मीटर स्क्वायर, और ये s स्क्वायर ऊपर जाएगा तो s-2 हो जाएगा। चलो इसका डायमेंशन लिख दो, कितना चिंदी था यार, ये लोग कहते हैं हार्ड है। मतलब तुमको ये याद रखना है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्मूले के अंदर भी फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। तो अब आ जाओ लिख लो, तो LMT, L मतलब लेंथ, और लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर ढूंढो कहाँ है, 2 बार है। M मतलब मास, और मास ये डायमेंशन में M मतलब मास होता है, फंडामेंटल यूनिट यार, तो M मतलब मास, तो मास का यूनिट केजी, केजी ढूंढो किधर है, 1 है यहाँ पे। T मतलब टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड मतलब यहाँ पे -2 है, ये दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। याद रहेगा बच्चों, किसी को कोई डाउट, दिस इज द L2m1t-2, तो ऐसे याद रखो अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक चीज दिखाता हूं, आ जाओ तुम लोग को, तुमको पता है तुम इस डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हो, L-3m1, बस T 0 है तो क्यों लिख के दिखाओगे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा रहेगा तो घबराने का नहीं। अब जैसे कि मान लो कहीं 0 वाला रहेगा ना, 0 वाला नहीं दिखाओगे तो भी चलता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, इसका तुम कैसे लिख सकते हो, तो L1 और T-2 सिर्फ इतना लिख के दिखा दो, वैसे उसका 0 वाले को तुम हटा सकते हो, इसीलिए तो तुम LMT ये कितना भी लिखो ना, इट्स योर चॉइस। अब तो फंडा समझ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक की बातें समझी। चलो आ जाओ, अब कुछ बुक में से लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या लिख के दिखाऊं, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है, मैं किसकी बताऊं तुमको। चलो अब किसकी बताई जाए, बताओ तुम लोग जरा, तुम लोग बस बोलो। चलो फोर्स की बात करते हैं, प्रेशर की, तो प्रेशर की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशंस ऑफ, समझ गया ना बच्चों डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, समझा कि नहीं समझा, तुम्हारे पेज नंबर 6 में ये चीजें दी हुई है, ओके। चलो तो अब इसका यूनिट निकालो, तो फोर्स का फॉर्मूला ही पहले होता है मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, तो अब इसका पहले फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ गया। अब मास का होता है केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, अपॉन में एरिया का यूनिट क्या होगा, जो यहां पे एरिया है बच्चों, ये एरिया का यूनिट क्या निकालोगे, मीटर का स्क्वायर होता है एरिया। अब इसको एक साथ लिख डालो पहले, तो केजी हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे है एस का स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो S-2 हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो गया, ये M2 है तो ये भी ऊपर जाएगा तो ये M-2 हो जाएगा। अब देखो ये गजब दिख रहा है, नहीं समझा ना तुमको, आ जाओ अच्छे से लिख के दिखाना पड़ेगा, जिसको समझा होगा तो बड़ा ही प्यार से समझा होगा। अब देखो बच्चों क्या है, यहां पे तुमको समझाता हूं। मास की यूनिट केजी होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, और इसके अपॉन में एरिया है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो अब इसको क्या करोगे, केजी, और ये केजी एम से मल्टीप्लाई होता है, तो एम अभी यूनिट वैसे ही रहने दो, और ये नीचे क्या है, एस का स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब इसको तुम क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन मीटर का स्क्वायर कर सकते हो। अब तो समझा होगा, ये इसको कर दिया, और ये एस स्क्वायर वैसे ही रखा, और इस नीचे वाले टर्म को, इस पूरे को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा होता है, 8वीं में सीखा था तुमने कभी भी, अरे नहीं सीखा क्या यार, क्या यार तुम लोग, ठीक है, इतना भी बुद्धू हो यार तुम लोग, क्या बोलेंगे। ऐसा है ना, ए और इसको डी अपॉन सी ऐसे कर सकते हो उल्टा, ठीक है, वही तो कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब इतना भी नहीं आएगा तो भजन करो यार, तुम लोगों ने साइंस क्यों लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो केजी एम, और ये अपॉन में जो सेकंड स्क्वायर है ये मीटर स्क्वायर है, तो इतना बार बार क्यों लिखूंगा मैं। अब क्या करो, हाँ, केजी एम लिखने के बाद ये एस स्क्वायर को ऊपर ले लो, एस स्क्वायर को ऊपर ले लिया। ये एक काम करके यहीं काट दूं, यहीं काट देता हूं, क्यों इसको भी लिखूंगा, यहीं काट देते हैं। चलो आ जाओ, देखो ये 1m और यहाँ पे 2m है, m स्क्वायर मतलब 2m, तो 1m कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, kg अपॉन एस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन m सिर्फ।
अब इसको ऊपर ले लो, तो केजी देखो सारा का सारा यूनिट पे खेल रहा हूं मैं, बोला था यूनिट पे खेलूंगा, तो केजी अब s-2 और ये m-1 आ जाएगा। अब डायमेंशन लिख दो, हो गया ना सारा लाइन से, अब हो गया ना सारा लाइन से यार, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, तो LMT, चलो L मतलब लेंथ मतलब मीटर -1, M मतलब केजी मास होता है ना, तो केजी 1, T मतलब टाइम मतलब -2, देख लो यही लिखा है क्या? ठीक है, L-1 M1 T-2, बहुत सही। तो ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया। समझा कैसे आया? थोड़ा हार्ड था ना ये प्रेशर का, है ना, क्योंकि देखो फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है प्रेशर का, इतना ही फॉर्मूला होता है। उसमें से पहले फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन निकाला, फिर एरिया, फिर मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर। फिर इसको थोड़ा सॉल्व करके लाइन में लाना होता है, तो लाइन में लाने के लिए देखो ऐसा लाइन में लाने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ कट गई कुछ चीजें, कुछ है सेम टू सेम। तो मीटर का स्क्वायर अपॉन 1, तो इसको ऊपर करके उल्टा कर दिया, कितना सिंपल मैथ्स है यार। ठीक है, और केजी एम अपॉन एस स्क्वायर, तो जो था काट दिया, बच गया, उसका यूनिट लिख दिया। जैसे लाइन से आ जाता है ना वैसा उसका यूनिट लिख देने का। ठीक है, चलो और कुछ किसी का और देखना है तो तुम लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, ये तब तुम्हारे हाथ में अभी। चलो आज मान लो आप एक एक्स्ट्रा लेता हूं, एक थोड़ा ज्यादा हार्ड लेवल लेता हूं, मतलब तुमको एक चीज सीखने मिलेगी, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/2 mv का स्क्वायर। समझा अच्छे से? तो अब चलो 1/2 तो वैसे ही रहेगा, इसका अब फॉर्मूला हो गया ना, अब इसका यूनिट लिखो। तो 1/2 तो मारो गोली, उसका कुछ यूनिट नहीं होता, कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, m मतलब केजी, v मतलब मीटर पर सेकंड का यूनिट और उसका स्क्वायर है बाहर, इसलिए इसका करके दिखा रहा था। तो मास का यूनिट केजी होता है तो लिख दिया, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर यूनिट में भी डालूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां देखो अच्छे से, तो यहां पे केजी मीटर का स्क्वायर और नीचे सेकंड का स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर दोनों के पास जाता है, तो केजी मीटर स्क्वायर और ये एस ऊपर जाएगा, -2 डायमेंशन लिख दो, लाइन में आ गया तो डायमेंशन LMT। L कितना है यहाँ पे? L मतलब लेंथ, और लेंथ मीटर होता है तो 2, M मतलब मास, मास मतलब केजी यूनिट, तो केजी 1, T मतलब टाइम सेकंड, सेकंड -2, देख लो यही है क्या काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी L2 M1 T-2, परफेक्ट। समझा? तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हियर। याद रहेगा बच्चों? किसी को कोई डाउट? डायमेंशन निकालने आ गया मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने लाल बाल गोपाल को? डायमेंशन निकालने आ गया ना बच्चों? हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत, यू आर वाचिंग क्लास 11th बाय न्यू इंडियन एरा। समझा? समझा कि नहीं समझा? तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी समझला सगळ्यांना? कितने डायमेंशन करवा दिया यार, अब तो डायमेंशन याद हो गया रहेगा, रट्टा मार कैसे करना होता है समझ गया रहेगा। इतने सारे क्वेश्चन करवा दिया कि साला कहीं से भी आएगा ना, लफड़ा ही नहीं है। चलो एक और कर देते हैं, आ जाओ, सबके सब करवा के दे रहा हूं कैसे करना। एक और कोई उठा लो, तुम्हारे बुक में से उठा लेता हूं। चलो एक और निकालते हैं, आ जाओ, इंपल्स का निकालते हैं। इंपल्स, इंपल्स भी एक डायमेंशन ऑफ इंपल्स, डायमेंशंस ऑफ इंपल्स। अब इसके बाद सीधा आगे क्वेश्चन, बहुत सारा सिलेबस बाकी है भाई। ठीक है, तो इंपल्स को जैसे दिखाते हैं, और फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। चलो अब आपको समझ गया रहेगा करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन, पहले अंदर फॉर्मूला है और फिर टाइम है। तो मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सीलरेशन का होता है मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, और टाइम का होता है सिर्फ सेकंड। तो ये सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, तो आएगा केजी मीटर ओनली पर सेकंड। तो आगे क्या मिलेगा? लाइन से लिख दो, केजी मीटर और सेकंड को ऊपर ले लो -1। अब लिख दो डायमेंशन, अब लिख दो डायमेंशन। समझ में आ रहा है बच्चों? एक में नहीं समझा होगा, अब तो समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है। ठीक है, चलो इतना सारा करवा दिया कि अब तो आ ही गया रहेगा। चिंदी बोलो बच्चों कमेंट में, डायमेंशन चिंदी हुआ कि नहीं हुआ? डायमेंशन मचा देंगे, हर एक क्वेश्चन करके दिखा देंगे, फॉर्मूला आना चाहिए बस, और यूनिट लगा के डायमेंशन निकाल के दिखा देंगे। तो L मतलब लेंथ, और लेंथ मतलब यूनिट मीटर, मीटर किधर है? 1, एक ही बार है ना सिर्फ इसलिए। M मतलब मास, मास मतलब केजी, कितना केजी? 1।
टी मतलब टाइम, टाइम मतलब सेकंड, सेकंड का -1। समझा क्या? ध्यान रखना अच्छे से। तो इस तरीके से बच्चों इंपल्स का भी यूनिट निकल गया। तो डायमेंशन क्या था, डायमेंशन की यूनिट कैसे निकालनी होती, समझा? अब तुम मुझे बताओ वो फॉर्मूला लेके मैं चाटू सॉरी वो डेफिनेशन लेके चाटू हाँ, डेफिनेशन क्या करूं मैं, मेरे किसी काम की है? एग्जाम में तो ये आता है, एमएसटी सीटी एंट्रेंस जेईई नीट में ये आता है। तुम्हें लगता है ये बहुत आसान है, क्योंकि मैं अभी करवा रहा हूं। जब मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा, मेरी वीडियो बंद कर दोगे, तब 1-2 का क्वेश्चन निकाल के दिखाना, तब समझेगा करेक्ट निकाल पाते हो कि नहीं। समझा अच्छे से? चलो, एक सिर्फ मैंने एलएमटी लिया ना, कुछ और भी लेते हैं यार इस बार। आ जाओ एक और, डायमेंशंस ऑफ चार्ज निकालते हैं। चार्ज का डायमेंशन, चलो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक ये रिलेशन है जहां से क्यू का मतलब होता है चार्ज, टी का मतलब होता है टाइम। फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था। और इसका मतलब होता है करंट। चलो इसको उल्टा लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू, क्योंकि अपने को चार्ज का डायमेंशन लेना है तो Q इक्वल में लेना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू I इंटू टी, है ना? यही लेना पड़ेगा ना। आ जाओ इसका डायमेंशन निकाल लो। ठीक है, तो अब करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो चार्ज की यूनिट एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगी। तो डायमेंशन कितना आएगा? डायमेंशन कितना आएगा? LMT से काम चलेगा? LMT से काम चलेगा नहीं। L मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर है कहीं नहीं, जीरो हो जाएगा। M मतलब मास, मास मतलब केजी, केजी कहीं है नहीं, जीरो हो जाएगा। T मतलब टाइम, टाइम मतलब सेकंड, सेकंड है हाँ, 1 हो जाएगा। लेकिन LMT है ना भाई, ये एक ही यूज हुआ ना अभी सेकंड। ए को क्या करोगे? ए तो एम्पियर होता है, करंट की यूनिट है, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे और भी लेने पड़ेंगे अपने, होते हैं ना बहुत से डायमेंशन होते हैं, तो करंट भी होता है ना। तो करंट का यूनिट एम्पियर और एम्पियर 1 है, तो 1 आ जाएगा। अब तुम चाहो तो ये क्यों लिख रहे हो? LM का मतलब क्या है यहाँ पे? तो इसका मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो, T1 और I1, बस इतना छोड़ दो। समझा? दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा हमेशा के लिए? चलो बहुत बढ़िया, तुम बहुत होशियार बच्चे हो। क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हें डायमेंशन ऑफ चार्ज अच्छे से याद रखना है। किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट रहेगा कमेंट में बता देना। चलो किसी भी क्वेश्चन का डायमेंशन निकालो, बढ़िया अच्छे से सॉल्व करो और आगे निकलो। चलो ठीक है, अब मैं तुमको होमवर्क देता हूं, कुछ डायमेंशन के होमवर्क देता हूं और बुक में निकाल लेना होमवर्क। ठीक है, देखो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का बताना। ठीक है, उसके बाद फटाफट मैं कुछ हो के बता देता हूं और तो कुछ हो के तुम निकाल के दिखाना। ठीक है, डन। चलो तो पोटेंशियल एनर्जी का निकाल के दिखाओ। दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का निकाल के दिखाओ। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी स्मॉल g, इन सब का फॉर्मूला ढूंढो अब तुम लोग। ठीक है, आगे और कोई बचा क्या? ला 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 ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। पोटेंशियल नहीं, इसका नहीं आएगा। चलो चलो इन दोनों का ही निकाल देना, बस हो गया, इतना ही काफी है। और कुछ बचा क्या? इतना ही निकाल दो बस। चलो 2 का ही निकाल दो, बहुत है। ठीक है, सिर्फ 2 का निकाल दो, बाकी देख लेंगे फिर। ठीक है, चलो इतने का, बाकी तो सब मैंने करा दिया, कोई साला फॉर्मूला बचा ही नहीं, सबका तो मैंने ही करवा दिया है। तो बस इन दोनों का निकाल के दिखा दो। ठीक है, इन दोनों का कल देखते हैं कितने लोग कमेंट में सही आंसर देते हो, और जो कमेंट में देगा उसको मैं लाइक करूंगा, कमेंट समझ जाना करेक्ट है। ठीक है, चलो इतना होमवर्क है। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब ना तुम्हारे बुक में एक चीज दी हुई है, यूजेस ऑफ डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन तो हो गया, अब यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का यूज किधर है? तो यूजेस ऑफ डायमेंशन में 3 इसके यूजेस हैं। सबसे पहला यूज किधर है बच्चों? मैं आपको बताता हूं, एसी बंद कर दो पहले, बंद हो जाए। हाँ, तो यूजेस ऑफ डायमेंशन में सबसे पहला है
टू चेक करेक्टनेस, टू चेक करेक्टनेस, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन। अभी इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। दूसरा है तुम्हारे बुक में पेज नंबर 7 में आ जाओ। टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशनशिप बिटवीन एग्जाम में आता है, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और तीसरा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, तीसरा है कन्वर्जन फैक्टर्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन फैक्टर्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? चलो इस बात को सब बच्चे याद रखो। चलो अब तीनों यूजेस को हम लोग सीखते हैं विद सिस्टम यूनिट्स। यहां लिख दो विद सिस्टम यूनिट्स, विद सिस्टम यूनिट्स। चलो अब मैं तुम लोग को जो सिखाने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं अभी डायमेंशन तुमने सब सीख लिया, अब डायमेंशन का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, मतलब डायमेंशन का अच्छे जगह में इस्तेमाल। डायमेंशन निकालना तो चिंदी काम हो गया, सीख लिया हमने। अब डायमेंशन का इस्तेमाल कहां करना है, तो सबसे पहला किसी भी इक्वेशन कोई करेक्ट है कि नहीं है वो चेक करने जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहला टॉपिक डालता हूं मैं, तुम्हारे बुक में से ही टॉपिक उठाऊंगा, पेज नंबर 7। टॉपिक का नाम है बच्चों टू चेक दी, टॉपिक का नाम है टू चेक दी करेक्टनेस, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, पेज नंबर 7 में दिया हुआ है, ध्यान रखना अच्छे से। तो गाइज इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं तुम्हें पता है? हम लोग जो यहां पे देखने जा रहे हैं वो चीज पे आप सब बच्चे ध्यान दोगे ना, सीरियसली आप सबको फील होगा, एहसास होगा कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो एकदम बात करेक्ट है। तो बच्चों ये कहता है करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत डेंजरस नाम है ये तो, होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों कि अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, चलो किसी एक फिजिकल इक्वेशन का नाम बताओ, तुम जानते हो, तुमने कभी तो सुना होगा यार फिजिकल इक्वेशन के नाम। देखो आज मैं समझाता हूं कौन से फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे फिजिकल इक्वेशन ही होते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि अगर मान लो इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन में LHS साइड में जो भी टर्म्स है उसका डायमेंशन और RHS साइड में जो भी टर्म्स होंगे उनका डायमेंशन तीन। अब जैसे कि पूरे LHS RHS में कितने टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है, तो तीनों टर्म्स का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, वो होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और तब हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, मतलब कि जो भी यहां पे इक्वेशन है उसके LHS साइड में जितने भी टर्म्स होंगे, RHS साइड में जितने भी टर्म्स होंगे, उन सभी का डायमेंशन एकदम इक्वल आना चाहिए, जितना इसका आएगा उतना इसका भी, उतना इसका भी डायमेंशन। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और इसी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। अगेन रिपीटिंग विद यू, डायमेंशन का पहला यूज हम सीख रहे हैं गाइस, 3 यूज हैं डायमेंशन के। पहला यूज कहता है कि हम चेक कर सकते हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशन की वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है डायमेंशनली। तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है? एक ही तरीका है कि अगर हम उस इक्वेशन के LHS या RHS साइड के सभी टर्म्स का, टर्म का, इस टर्म का, इस टर्म का, इस टर्म का, सभी टर्म्स का अगर हमने डायमेंशन निकाला और अगर वो डायमेंशन करेक्ट आता हो तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और इसी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है, इस तरीके को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। समझा? चलो चेक करते हैं कि क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहां लिखता हूं लेट्स चेक, चलो आ जाओ चेक करते हैं।
चलो चेक करते हैं बच्चों, चेक करते हैं, आ जाओ। सो हियर v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो यहां पे लिख लो LHS इज इक्वल टू v का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन क्या होगा, इसको लिखो पहले अच्छे से, मीटर पर सेकेंड -1, सेकेंड ऊपर जाएगा -1, इतना तुम्हें आना चाहिए। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, यहां देखो अच्छे से क्या होगा इसका, तो L0 कैसे हो सकता है, मीटर, L मतलब मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर 1 है, मास 0 और टाइम -1, ये होगा। इसको अच्छे से लिख लो, इसको अच्छे से लिख लो, तो क्या आएगा मेन चीज, इसको अब मैं क्यों ऐसा बार बार लिखूं यार, ठीक है, मैं यहाँ पे मीटर ही गायब कर देता हूँ, मीटर गायब करके सिर्फ T-1 खत्म, इतना मेरे को बुद्धि होना चाहिए, इधर क्या दिया वही लिखूंगा, मीटर क्यों, मास क्यों लिखूं मैं यहाँ पे। चलो अब आ जाओ RHS देखते हैं। तो RHS में क्या है, पहले U है और AT है टर्म्स, तो पहले U का निकालेंगे, तो यहां देखो अच्छे से, तो पहले U का निकालेंगे, तो U क्या है, U इनिशियल वेलोसिटी होती है और V फाइनल वेलोसिटी होती है, U इनिशियल वेलोसिटी होती है, बचपन में पढ़ा है, तो U इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो भी वही होएगा ना यार, तो वेलोसिटी का भी तो यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसका भी मीटर पर सेकंड -1, मतलब इसका भी डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन L1 और T-1 ही होगा। AT का निकालते हैं, तो AT का क्या होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और T का टाइम है, तो टाइम का सिर्फ सेकंड होता है, तो ये एक और एक इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ मीटर पर सेकंड बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, मीटर पर सेकंड -1, सबकी यूनिट ही सेम आ रही है, तो डायमेंशन भी सेम ही आएगा ना बेटू। तो यहाँ पे देखो, तो L1 T-1 इसका भी आया, ठीक है। तो LHS के भी सारे टर्म्स का यूनिट देखो सेम टू सेम है, और RHS के सारे टर्म्स का यूनिट सेम है, और LHS का भी टर्म्स का यूनिट देखो सब सेम आया। तो यहां क्या लिखोगे, फ्रॉम LHS एंड RHS all the dimensions of all the terms is equal, ठीक है। यहां ऐसा लिखना है तुम्हें, क्या लिखोगे, फ्रॉम LHS RHS dimensions of all the terms are equal, hence LHS is equal to RHS, so V is equal to U plus AT, this equation is dimensionally correct, समझा, याद रहेगा अच्छे सब बच्चों को। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है बोलो जल्दी, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके इस टर्म का भी डायमेंशन, इस टर्म का भी डायमेंशन और इस टर्म का भी डायमेंशन, दोनों के दोनों करेक्ट है। याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा अच्छे, सब चीजें ध्यान रखो अपने माइंड में। तो यही हमारा पहला यूज है डायमेंशन का, कि यानी कि हर एक इक्वेशन का जो टर्म्स होंगे वो डायमेंशनली करेक्ट होंगे, मतलब कि हमारा डायमेंशन का पहला यूज ये कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर हम उसके LHS और RHS में जितने भी टर्म्स अवेलेबल हैं उन सारे टर्म्स का अगर हम डायमेंशन निकालें, टर्म्स कैसे पता चलेगा, प्लस ये 2 टर्म्स हो गए, यहाँ एक और माइनस करके कुछ और लिखा होता तो वो एक और टर्म होता, तो मल्टीप्लाई को ऐसा मत करना कि 1 2 3 टर्म है, प्लस के बाद एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, ये एक टर्म, और इधर पे ये एक टर्म है, ठीक है, ऐसे। तो ध्यान रखो इस चीज को, क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ोगे बहुत फायदे में रहोगे बच्चों, क्लियर है सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमें पढ़ना होता है, ये हमारा पहला क्लियर। चलो अब हम सेकंड की तरफ चलेंगे। अच्छा, तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है कि जैसे मैंने इसका चेक किया है वैसे तुम्हें इसका और इसका दोनों का चेक करना है। ये वाले में बच्चों 2 और 1/2 का कोई वैल्यू नहीं होगा, इनको भूल जाना, सिर्फ s का निकालो, ut का निकालो, at का स्क्वायर का निकालो, ये 1/2 को मानना ही, एक्सेप्ट ही, इसको रहने दो, बस कच्चा नींबू है ठीक है। और v स्क्वायर में v स्क्वायर निकालो, u स्क्वायर निकालो, 2as का निकालो, 2 को हटा दो, as का निकालो, इन सारे टर्म्स का सेम ही आएगा, तुम करके देख लो, रॉन्ग नहीं हो सकता, सेम ही रहेगा। ये सब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के इक्वेशन है, इन्हें फिजिकल इक्वेशन कहते हैं, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। तीनों का निकाल लो, मैंने एक का निकाल दिया, बोलोगे भैया आपने आसान का निकाल दिया, हार्ड का हमको होमवर्क, निकाल लो सेम टू सेम,
ऐसा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एस मतलब डिस्टेंस मीटर है, तो सिर्फ और सिर्फ L1 आएगा इसका, सिर्फ L1। अब इन सब का भी L1 ही आना चाहिए। अरे एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, मीटर लेंथ का 1 होता है, तो सिर्फ L1 आएगा, तो इन सब का भी L1 ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका नहीं आएगा, आई थिंक ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, तो ये दोनों बाकी के इनकरेक्ट हैं, सिर्फ यही करेक्ट है, समझा। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो सेकंड की बात करते हैं अब। चलो सेकंड क्या कहता है, यूज क्या है हमारा सेकंड यूज। तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को इसके पहले का सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे भैया अचानक से स्क्रीन में कहाँ से आ गए यार, वहाँ पे क्लास 12th का लेक्चर चालू हो गया अपना डिजिटल बोर्ड में, तो मैं सोचा कि चलो फटाफट यहाँ रिकॉर्ड करके बच्चों को वीडियो दे दूंगा, क्योंकि वैसे भी सारा कॉन्सेप्ट तो डायमेंशन का हो ही गया है, बस बचा है अपना 2 यूजेस, तो उसको फटाफट करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलो यार, अपना सेकेंड यूजेस कौन सा है देखो। तो हमारा जो सेकंड यूजेस है, तुम्हारे बुक के पेज नंबर 7 में आ जाओ, लिखना पड़ेगा टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। टू इस्टेब्लिश, आखिर ये टॉपिक तो लिखना पड़ेगा ना मेरी जान, तो टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। चलो यही हमारा अगला टॉपिक है, तो इस टॉपिक को भी चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके पहले हमने देखा था कि फिजिकल इक्वेशंस के करेक्टनेस को हमने डायमेंशन की मदद से सॉल्व किया था, कि हमारा डायमेंशन की मदद से कोई भी फिजिकल इक्वेशन कितना करेक्ट है वो हमने देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं कि कोई भी हमारा फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनके बीच में रिलेशन कैसे निकालोगे। मतलब कि जैसे कि इसके पहले हमने क्या समझा था, तो मैं आपको समझाता हूं। इसके पहले हमने देखा था कि कोई भी v इक्वल टू यू प्लस ए टी है मान लो, तो इसमें जितने भी टर्म, जैसे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये सभी टर्म्स का अपना अपना डायमेंशन निकालो और सभी का डायमेंशन इक्वल आना चाहिए, ऐसा हमने देखा था। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये फिजिकल इक्वेशन है और डायमेंशनली करेक्ट है, हम यही बोलते थे ना। हाँ, अब इस बार बच्चों क्या है कि हम लोग डायमेंशन की मदद से किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, किसी भी फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये हमारा सेकंड थियरी है, समझा। तो चलो अब फटाफट निकालना हम शुरू करेंगे, मतलब कि डायमेंशंस की मदद से हम फॉर्मूलाज निकालने वाले हैं। देखो बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूं कि मान लो ये कोई जगह है और जहां पे आपने एक रस्सी पकड़ी है और रस्सी में आपने एक बॉब लिया है, उसको बांध दिया है। तुमने पेंडुलम देखा होगा। अब ये कैसे, ये बॉब यहां से यहां और यहां से यहां ऐसे ऐसे पीरियोडिक मोशन करता है, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, ये एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ पीरियोडिक मोशन करता है, ध्यान देना सभी लोग। तो बच्चों इस बॉब के ऊपर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है जमीन की तरफ, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का, ये L है हमारा, ठीक है। मतलब रस्सी जितनी बड़ी होगी उतना ही बॉब रहेगा, तो ये लेंथ हो गया, ठीक है। और ये जो बार बार यहां से वहां ये इधर उधर रोटेट कर रहा है, तो ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल T, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल T। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। चलो, तो यानी कि अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कुछ कह सकते हैं। तो गाइस बस अब हमारा यहाँ पे लिखने का काम है कि हियर सिर्फ यहाँ पे अब लिखने का काम बचा कि T इज दी टाइम पीरियड। हम एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तुमको पता है ये जो हम कर रहे हैं, आप बोलोगे ये कहां से आपने भैया ला दिया, तो हम लोग ना डायमेंशन की मदद से फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो मैंने चूज किया, आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, लेकिन मैंने चूज किया कि मैं पीरियोडिक जो हमारा पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालूंगा। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/G, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बच्चों ये हमारा T=2π, हमको यही हमारा यहाँ पे प्रूफ करके देना है। लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो चलो डायमेंशन की मदद से हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। यार आप कोई भी फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, बस आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। तो मान लो ये हमारा एक डायग्राम है पेंडुलम का, यहाँ पे लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो हम फटाफट यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई हमारा G क्या है, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो अर्थ अप्लाई करता है,
ठीक है, ये जस्ट ये सब आप क्लास 12th में इसका फॉर्मूला रियल में डिराइव करोगे, अभी तो हम डायमेंशन की मदद से डिराइव कर रहे हैं। बहुत आसान है, समझा ना अभी तक। एक पेंडुलम है, उसका लेंथ है, ये सब कुछ बस इतना ही तो लिखा है यार। ठीक है, ये इसका लेंथ है, बस इतना हमें पता है। नाउ हम लोग गाइस क्या करेंगे, हियर वी हैव TLG। अब इनका रिलेशनशिप चलो देखते हैं। सो हियर आप मुझे बताओ कि जो टाइम पीरियड है बच्चों, अगर मान लो मैं लेंथ को बढ़ाता हूं, अगर मैं रस्सी लंबी कर दूं तो इसको ऐसा घूमने में बहुत लंबा घूमेगा ना। ये इमेजिन कर रहे हो, जितनी बड़ी रस्सी उतना लंबा सर्कल करेगा, उतना लंबा घूमेगा। इमेजिन कर रहे हो बच्चों, सुन रहे हो मुझे? हाँ, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, लेंथ को। और दूसरा जो टाइम पीरियड है, ये रस्सी जितनी लंबी होगी तो प्रेशर उतना ज्यादा पड़ेगा, तो अर्थ हमारा उसको उतना ही नीचे खींचेगा। तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी को भी। समझा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टर लेते हैं कि यहाँ पे एक ए फैक्टर और एक बी फैक्टर को हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लेकर के चलेंगे। मतलब कि जस्ट हमारा ए और बी नॉर्मल हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ऐसे मैंने पावर में कुछ तो है। अब अपने को पता नहीं कि पावर में 1 है कि 2 है 3 है, तो कुछ तो है। चलो ए और बी हमने मान लो पावर में ले लिया। अब जब किसी भी फॉर्मूले को ऐसे डिराइव करना तो आप भी इसी तरह ले लेना। ठीक है, चलो अब गाइज यहां से फ्रॉम हियर हम यहां से क्या देख सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LA और GB। इस तरीके से अगर मान लो आपको यहां नहीं लिखना है तो आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। चलो यहां लिखते हैं। ठीक है, सो हियर अब देखो T हमारा L को भी प्रोपोर्शनल है, G को भी प्रोपोर्शनल है। तो T हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, A और G को एक साथ प्रोपोर्शनल है। चलो अब बच्चों हमें पता है कि वी नो दैट कि अगर मान लो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो हम यहां पे K लिखते हैं, तो ये LA और GB बन जाएगा। वेयर K इज दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, अगर नहीं पता तो यहां लिख के दिखाता हूं कि अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होता है तो हम इक्वल टू KB लिखा करते हैं। अगर मान लो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B होगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू K 1/B। इस तरीके से हम लिखा करते हैं। ये चीज आप याद कर लो। ठीक है, इस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व किया जाता है। तो यहां पे K हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। चलो नाउ वी विल फाइंड द डायमेंशन। नाउ वी विल फाइंड डायमेंशंस अब हम इसका निकालेंगे। तो टाइम का डायमेंशन बच्चों क्या होता है, लेंथ तो हमारा 0 है टाइम का, पहले हम टाइम का निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ का यहां पे तो 0 है, उसके बाद हमारा जो मास है वो भी 0 है, टाइम हमारा जरूर यहां पे 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम एक ही T दिया हुआ है। के वैसे ही रहने दो बच्चों। अब लेंथ के लिए तो यहाँ पे जो L है ये हमारा लेंथ है बच्चों, तो इसके लिए तो 1 बनता है। ठीक है, तो लेंथ के लिए यहाँ पर लेंथ के लिए 1 बनेगा, बाकी M0 T0, लेकिन उसके पावर में A है। बाजू वाले के यहाँ पे क्या आएगा, G इज द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। और बच्चों हम सबको पता है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पॉइंट लिखते जाता हूं, हम सबको पता है कि G इज द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन और उसकी यूनिट क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की जो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डायमेंशन क्या बनता है, लेंथ है हमारा ये 1 बनेगा, लेंथ 1 बनेगा, मास 0 है और जो हमारा टाइम होगा वो -2 होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लेंथ 1 मास 0 टाइम T-2 इस तरीके से, और यहाँ पे पावर में B आ जाएगा। समझा अच्छे से, यहाँ तक सबको समझा? किसी को कोई डाउट है? देखो हमने पहले L का निकाल लिया, फिर हमने B का निकाल लिया, सॉरी G का निकाल लिया। समझा? चलो तो बच्चों यहाँ तक सब कुछ समझा कि ये कैसे आया। अब जो ये L0 M0 है इसको लिख के कोई मतलब है, हम हमेशा LMT लिख तो देते हैं, बट जो 0 है उसको लिख के कोई मीनिंग होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे 0 वालों को हटा देंगे, सिर्फ यहाँ पे T1 बचेगा। T1 0 वाले को लिख के कोई मीनिंग नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे K तो बराबर है, आगे क्या बनेगा, ये L1 आएगा, M0 T0 यहाँ से भी गायब हो जाएगा, L1 और पावर में A,
और बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, ये L1 है और m0 जो t-2 है, तो m0 गायब हो जाएगा और L1 t-2 सिर्फ बचेगा पावर में b। समझा अच्छे से, ये m0 गायब, t-2 और L1 बच गया। अब हम क्या करेंगे कि k तो वैसे ही आएगा, ये a और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये LA हो जाएगा। अब आप सबको इतना तो पता ही होगा कि अगर मान लो x a है और बाहर 2 है तो ये x 2a हो जाता है, मतलब 2 और a दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वैसे यहां पर ये LB और t-2b हो जाएगा। अब बच्चों आगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि k तो वैसे ही रहेगा। अब देखो दोनों यहाँ पर जो हमारा ये L है और ये L है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो आप सबको तो पता ही है कि अगर मान लो एक्स ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बी है तो दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाता है। तो L और L मिलके a प्लस बी बना देंगे, ठीक है। और जो t है सब मल्टीप्लाई में है गाइज, सब मल्टीप्लाई में है, तो L और L मल्टीप्लाई होगा, t-2 भी वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा t1 इस तरीके से। समझा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? चलो अब बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने L0 हटाया था ना उसका मुझे लग रहा है यूज आ जाएगा यहाँ पे। तो जब यूज आएगा तो एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। देखो इधर भी L है, इधर T है, लेकिन इधर L नहीं है, सिर्फ T है, क्योंकि अपने को थोड़ा सा कंपेयर करने का है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, हियर अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, L0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो लिख लेते हैं। लिख के रखने में क्या प्रॉब्लम है, उसको कंपेयर करने में आपने को आसानी हो जाएगी, है ना। कंपेयर करने के लिए लिख लो, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाया करो, ठीक है। t-2b और ये ऐसे आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। देखो अभी फॉर्मूला आने वाला है, अचानक से फॉर्मूला आ जाएगा। देखो बच्चों अब आप थोड़ा दिमाग लगाना, आपका दिमाग बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन, इसको ना अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब आगे बढ़ो, ठीक है। देखो तो बच्चों ये जो L है यहाँ पे और जो यहाँ पे L है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इनके पावर में क्या है, 0 इक्वल टू a प्लस बी, ओके। और यहां पर दूसरा, अच्छा 0 इक्वल टू a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इक्वल टू माइनस बी बन जाएगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये t के पावर में यहां पे -2b है, तो 1 इज इक्वल टू -2b, यानी कि b की वैल्यू यहां से क्या मिली, -1/2। समझा अच्छे से, तो b की वैल्यू यहां से मिल गई और a यहां पे दिया हुआ है। चलो तब आगे सॉल्व करते हैं। सो हियर अगर मान लो b की वैल्यू -2 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो a इज इक्वल टू माइनस, यहां पर ये माइनस, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, b की वैल्यू -1/2 है, तो b के जगह में -1/2 पुट करूंगा तो -1/2 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2, तो a इज इक्वल टू 1/2 आ गया। समझ में आया सभी बच्चों को मैं क्या कह रहा हूं? तो a की वैल्यू क्या आई रियल में 1/2 और b की वैल्यू -1/2 आई, ठीक है। देखो अब हम क्या a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, यस। तो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b ऑन इक्वेशन 1, तो क्या दिया है इक्वेशन 1, t इज इक्वल टू k, l के ऊपर क्या लिखा है a, और a की वैल्यू क्या मिली 1/2। चलो g के ऊपर क्या लिखा है b, और b की वैल्यू क्या मिली -1/2, -1/2। चलो अब बच्चों हम सबको पता है कि k l 1/2 ठीक है, ये अपॉन में आएगा, क्योंकि देखो हम सबको मालूम है कि अगर मान लो 1/10 होता है पावर में, तो ये 1 × 10⁻² हो जाता है। अगर मान लो 2 कोई भी नंबर ले लो -4 है, तो ये 2 × 10⁻4 हो जाता है, मतलब नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस तो ऊपर प्लस हो जाता है, ऐसा मल्टीप्लाई होता है। तो g -1/2 अगर नीचे उल्टा लेके आऊंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। चलो अब एक चीज और सिखाता हूं, अगर मान लो x⁻1/2 है तो इसका मतलब जानते हो √x होता है। अगर मान लो x⁻−1/2 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1/x 1/2 एंड देन इक्वल टू 1/√, में ऐसा कर सकते हो आप लोग। क्या आप लोग को ये बात मालूम थी? नहीं मालूम थी तो मैंने अभी आपको समझा दी। ये मैथमेटिक्स आप याद रखो साइड में, मतलब अगर 1/2 रहेगा ना तो आप उसको रूट लिख सकते हो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, k रूट में l और अपॉन रूट में g, ऐसे लिख सकता हूं। समझो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। आपको मैंने जब यहां पे स्टार्टिंग में बताया था कि हमें क्या प्रूफ करना है, तो क्या आपने लिखा था उस चीज को? नहीं लिखा तो भजन करो बैठ के। तो k √l अपॉन √g, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब t इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा k,
अब देखो बच्चों क्या होता है, अगर मान लो रूट एक्स है और यहाँ पे रूट वाई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स अपॉन रूट वाई। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल अपॉन जी ऐसे आ जाएगा। देखो ना, रूट एल रूट जी, यहाँ पे देखो एक ही बार में रूट एल अपॉन जी आ गया। चलो अब देखो क्या होगा, हियर व्हेन एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट जब साइंटिस्ट लोग करे थे वो गाइस उस टाइम पे, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ के क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ के विल बी 2 पाई। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ था जब साइंटिस्टों ने प्रूफ किया था, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा इसको। तो ये 2 पाई के जगह में लिख दो और एल अपॉन जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जहां पे के की वैल्यू 2 पाई है। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुई थी। समझा अच्छे से मैं बच्चों में क्या कह रहा हूं तुम लोगों को, इस बात को आप सब बच्चे याद कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन सॉल्व हुआ। तो देखो हमारा प्रूफ करना सिर्फ इस चीज को था कि डायमेंशन की मदद से क्या हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप याद रखो कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही होता है बच्चों, और ये आपको लाइफ टाइम हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। ये आपको हमेशा काम आएगा, ये फॉर्मूला याद रखो। हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, मतलब ये फ्यूचर में आप आगे सीखोगे, बट हमारा मेन मुद्दा था कि यूज ऑफ डायमेंशन में जो सेकेंड डायमेंशन है, तो टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे कि टी जी एल हमें मिला, तो हमने कुछ भी इसको तोड़ा मड़ोड़ा मॉडिफाई किया, कुछ भी दिमाग लगाया, आंडू पांडू कुछ भी किया, एट द एंड हमने फॉर्मूला निकाल लिया। तो हमने, हमारा लक्ष्य था कि हमें फॉर्मूला निकालना, चाहे जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी करेंगे, कुछ भी करके फॉर्मूला निकाला है हमने, और हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि किस तरीके से हमने फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन हम फॉर्मूले के फॉर्म में कर सकते हैं। तो पहला यूज था कि करेक्टनेस को फाइंड करते हैं, और दूसरा यूज ये है कि हमारा यहां पर अच्छे तरीके से पता चला कि भाई हम कभी भी डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमने सिंपल पेंडुलम ही चूज किया। अब दुनिया में इतने 1000 करोड़ फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, कोई भी आप डिराइव कर सकते हो, लग जाओ, बस आपको करने आना चाहिए। बट हमारे बुक में एक ही दिए, तो क्यों दिमाग लगाओगे अपना, एक ही करके चुपचाप बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स निकालो ना, क्या चाहिए। तो LGT इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया, हमने बताया कि क्या होता है, हमने बस यहाँ पे पावर A और B ले लिया, फिर हमने सॉल्व किया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, है ना। आपको इतना तो पता होना चाहिए, 10th में भी ऐसे ही था, फोर्स का मास M1 M2 के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर D के लिए था, दोनों को हमने सेम सेम किया था, याद है क्या 10th का, हाँ चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन में। तो ऐसे ही है, यहाँ पर भी T सेम है, तो यहाँ पे देखो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LA/GB आ जाएगा। अब T इक्वल टू K LA/GB ऐसे आ गया, K कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, T का डायमेंशन L0 M0 T1 इज इक्वल टू K और L1 M0 T0। अब तो डायमेंशन भी निकालने आपको आता है, यहाँ पे M0 हो जाएगा G के लिए। G देखो यहाँ पे यूनिट पता है ना आपको, टाइम की यूनिट सिर्फ सेकंड होती है, इसलिए यहाँ पे T1 आया, L0 और M0 हो गया। यहाँ पे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो लेंथ का L1 ही सिर्फ आया, M0 T0 हो गया, और बाकी G का वैल्यू आ गई। यहाँ बाजू में कॉन्सेप्ट लिख के भी आपको लाइन खींच के जो बाजू में लिखा है वो सब कॉन्सेप्ट है, बाकी इधर वाला पूरा थियरी है, ठीक है। फिर हमने देखो सॉल्व करते गए, दोनों को बीच में मल्टीप्लाई किया, तो ये सब के सब बच्चों ना मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। चलो तो ये L और L नीचे का बेस सेम, तो पावर ऐड होता है, देखो तो LL सेम है तो A+B हो गया, और T-2B K वैसे ही रहेगा। देखो पूरा सॉल्व किया, दोनों को कंपेयर किया, तो पावर पावर कंपेयर कर दिया, तो 0 इक्वल टू A+B और बाकी सेम आ गया। फिर आगे पूरा सॉल्व किया, A और B दोनों निकाल के और इस इक्वेशन में पुट कर दिया, जो हमारे को मेन इक्वेशन मिला था। तो A और B की जगह पुट किया, थोड़ा दिमाग लगाया मैथमेटिक्स का। मुझे लगता है कि सिर्फ इस थियरी में आपने बहुत से ज्यादा मैथ सीख लिया, कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल सीख लिया आपने, और इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। ये सब याद करो, अगर आपको ये सब याद नहीं रहेगा ना, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। कि कैसे पावर ऊपर जाता है नीचे आता है, तो प्लस माइनस कैसे होता है, किसी की पावर में 1/2 रहेगा तो रूट होता है, ये सब याद करो। याद नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, 10th थोड़ी है ये, 11th है बच्चों। तो L1/2 क्या हो जाएगा, रूट L, और G-1/2 क्या हो जाएगा, रूट G हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरीके से T इक्वल टू K रूट LG L/G, और K हमारा वैल्यू आ गई। ये L कैसे, देखो यहाँ पे G-1/2 तो नीचे लाया था हमने, याद रखो सबको। और इस तरीके से बच्चों हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों आई थिंक आप सभी लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब चलो हम लोग एक चीज देखने जा रहे हैं। अब हमारा जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल से पहले एक चीज आपको सिखाता हूं कि क्या हमें सीखने जाना है। थर्ड हमारा डायमेंशन का जो रूल है बच्चों, वो ये कहता है कि देखो जैसे कि हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट था, जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट था वो कैसा होता था कि SI यूनिट है, CGS यूनिट है, MKS यूनिट है, FPS यूनिट है, ठीक है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो FPS यूनिट है। देखो तो हम लोग CGS से
इसमें किसी में भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम लिखा, तो क्या आप सबको पता है कि जो ये 1000 ग्राम है ये सीजीएस में है और 1 kg जो है ये एसआई में होता है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, आपको ये पता होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो 1 जूल ये एसआई यूनिट होती है और जो ये होता है ये हमारा सीजीएस यूनिट होता है, आपको ये मालूम होगा। तो बस बच्चों यही हमारा थर्ड रूल है, थर्ड हमारा यूजेस है डायमेंशन का, कि हम किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। मतलब कि हम एसआई को सीजीएस में, सीजीएस को एसआई में कन्वर्जन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। मतलब वी कैन प्रूफ गाइस कि 1 जूल ये 10⁻⁷ अर्ग कैसे होता है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। और ये आपके एग्जामिनेशन में भी आता है कि प्रूफ 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ऐसे पूछेगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻x अर्ग, या तो फिर ऐसा नहीं देगा, ऐसे दे देगा, सिर्फ x अर्ग बोलेगा कि 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग होता है, ERG अर्ग, ठीक है, या अर्ज कोई पढ़ता है इसको, तो कितने अर्ग होता है ये प्रूफ करके दिखाओ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो बच्चों यही हमारा नेक्स्ट है, थर्ड डायमेंशन है। तो मैं आपकी बुक में से टाइटल लिख देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। टाइटल कहता है कि टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स, between the units of the same physical quantity, मतलब समझता है ना, आपको ये लाइन का मीनिंग तो समझ रहे हैं ना गाइज, मेरी हैंड राइटिंग कैसी है। सेम फिजिकल क्वांटिटी बोले तो ये कि अब चाहे वो केजी रहे चाहे वो ग्राम रहे, दोनों के दोनों मास का ही यूनिट है ना, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही है ना। तो टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, कितने में से कन्वर्ज होता है, वो कन्वर्ट कितने में कर सकते हो, बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। आगे पढ़ते हैं। इन टू डिफरेंट सिस्टम यूनिट, इन टू डिफरेंट सिस्टम यूनिट, इन टू डिफरेंट सिस्टम यूनिट, यही हमारा थर्ड यूज है हमारे फिजिकल क्वांटिटीज का, हमारे डायमेंशन का ये थर्ड यूज है बच्चों। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं इस थर्ड यूज को, अभी कैसे करना होता है। तो चलो बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, चलो फटाफट देखते हैं अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग एसआई यूनिट और सीजीएस के बीच में रिलेशन प्रूफ करने वाले हैं, फाइंड नहीं प्रूफ करने वाले हैं, फाइंड तो पहले ही हो चुका है बहुत साल पहले, ठीक है, प्रूफ करने वाले हैं डायमेंशन की मदद से। किसकी मदद से, डायमेंशन की मदद से। तो नाउ गाइस हियर, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, कन्वर्जन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। चलो देखो यहां पे, तो लेट, अब एसआई यूनिट और सीजीएस के बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो लेट हम एक चीज लेते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग होता है, तो कितने अर्ग, x की वैल्यू फाइंड करो डायमेंशन की मदद से, ठीक है। चलो तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम ऐसे ही ले लिए इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, और एक चीज कंसिडर कर लो कि कंसिडर, ऐसे लिख देता हूं मैं कि 1 इज फॉर एसआई यूनिट एंड 2 इज फॉर, ऐसे एक नंबर है, 1 नंबर मतलब एसआई यूनिट, 2 नंबर मतलब सीजीएस यूनिट। अरे लिखने के लिए अभी चाहिए ना यार, आगे डिफाइन करना पड़ेगा ना कि कौन सा यूनिट किधर का है, तो थोड़ा समझा पाना चाहिए ना मैं, इसलिए मैंने 1 2 ले लिया। तो ऐसे 1 का मतलब ऐसा यूनिट, 2 का मतलब सीजीएस यूनिट। चलो सो हियर, अब देखो दिमाग लगाएंगे अपन लोग, बहुत दिमाग लगाएंगे। तो गाइस बच्चों वी नो दैट यहां पर अब हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, जूल और अर्ग के बीच में। अर्ग सीजीएस यूनिट है, जूल एसआई यूनिट है। अब कोई भी ले लो, आप 1 kg इज इक्वल टू 1000 जूल, तो आप ऐसे प्रूफ करो फिर 1 kg इज इक्वल टू x ग्राम, ये प्रूफ करके दिखाओ, इसी मेथड से प्रूफ कर देना आप लोग, ठीक है। कोई भी एसआई और सीजीएस के बीच का कोई भी उठा के प्रूफ करो, मैं जूल और अर्ग प्रूफ करके दे रहा हूं, बड़ा है ना इसलिए। तो गाइज वी नो दैट, हमें मालूम है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप थोड़ा ध्यान से समझना अच्छे से, कि बोथ अर्ग एंड जूल इज यूनिट ऑफ वर्क। किसके यूनिट है ये, वर्क के। वैसे आप लोग बताना कि अगर मान लो आप किलोग्राम का प्रूफ करते हो, तो आप बताना कि बोथ ग्राम एंड किलोग्राम इज दी यूनिट ऑफ मास। समझा अच्छे से, तो यहां पे वर्क, तो अब वर्क का डायमेंशन निकालो पहला।
तो डायमेंशन ऑफ मास, तो यहां पे लिखो डायमेंशन, आपके बुक में कुछ भी करके दिया है, मैं अच्छे से करके दिखाता हूं। डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करके भी दिखाया था ना तुम लोग को। अब ये सारे डायमेंशन याद करना सीखो। अब देखो करने आ गया, अब याद करना सीखो। तो फोर्स का फॉर्मूला ma और ये s तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब चलो यूनिट लिख लो सबकी। तो मास की यूनिट kg होती है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है। चलो सब लाइन से लिख लो, ये निकाल चुका हूं ना यार। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये सेकेंड -2 हो जाएगा। चलो तो डायमेंशन क्या मिलेगा, डायमेंशन क्या मिलेगा अभी, तो डायमेंशन मिलेगा हमको यहां पर देखो L2 मिलेगा, क्योंकि मीटर है, L मतलब लेंथ और मीटर यहां पे 2 बार है, M2 है। मास 1 मिलेगा और टाइम -2 मिलेगा। ये हमको चीजें मिलने वाली हैं, समझ में आया। इस बात को अच्छे से आप सब बच्चे याद रखो। चलो गाइस, सो यहां पे लिखते हैं कि फॉर SI यूनिट, अब हमारा SI यूनिट के लिए डायमेंशन क्या होगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं ऐसे L1। अब आपको समझा 1 क्यों दिखाया था मैंने, L1 क्योंकि देखो अर्ग भी और जूल दोनों के दोनों वर्क है, तो वर्क का डायमेंशन मिला, तो अब अर्ग के लिए भी लिखना पड़ेगा, जूल के लिए भी लिखना पड़ेगा। तो L1 का 2, M1 का 1, T1 का -2, दिस इज फॉर SI यूनिट। एंड फॉर CGS यूनिट, CGS यूनिट के लिए क्या आएगा, L2 का 2, M2 का ओनली 1 है, और T -2 का 2 आ जाएगा, समझा ना। ये 2 मतलब CGS यानी अर्ग के लिए हो गया, और SI यूनिट 1 मतलब जूल के लिए हो गया। तो ये SI यूनिट, हमने डायमेंशन बस नाम अलग दे दिया यार। अभी हमको दोनों के लिए फाइंड करना है ना, अपने को यहाँ पे अर्ग और जूल दोनों चाहिए ना। तो हमको पता है कि अर्ग और जूल दोनों वर्क का यूनिट है, तो वर्क का डायमेंशन निकाल के और SI यूनिट के लिए भी डायमेंशन निकाल लिया, CGS के लिए निकाल लिया। अब चलो इनको प्रूफ करना पड़ेगा, अब हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमको दोनों यूनिट मिल गई, अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अब हम क्या करेंगे, जूल का यूनिट लिखेंगे यहाँ पे। तो जूल का डायमेंशन लिखो, यहाँ पे जूल का डायमेंशन क्या है, SI यूनिट जूल है, जूल हमारा SI यूनिट होता है, अर्ग हमारा CGS यूनिट होता है। तो जूल का डायमेंशन किधर है, ऐसा ये 1 वाला है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे L1, यहाँ पे क्या आएगा 2, L1 2, M1 1, T -2 का 1, समझा। यहाँ पे X आएगा और ये सेम टू सेम यहाँ पे छाप दो, 2 वाले हो गए, ठीक है, 2 1 -2 ऐसे। चलो अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, अगर अपने को सिर्फ x की वैल्यू मिल गई तो सब मिल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब देखो ये वाले टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो चलो बच्चों यहां तक आपको सबको समझा। अब हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ सब लोग। देखो हमको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, यही x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना। तो x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा टर्म है इसको इस तरफ लाके रख देंगे, इस तरफ। चलो आ जाओ, देखो अभी हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर आ जाएगा, L1 M1 T1 -2 1 2, ठीक है। इस बात को ध्यान दो अच्छे से। चलो अब यहाँ पे जरा ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या है, L2 का स्क्वायर, M2 1, T2 का -2। अब आप सबको पता है कि अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर ऐसा है तो x अपॉन y का इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, M1 अपॉन M2 का 1, T1 अपॉन T2 का -2, समझा अच्छे सब बच्चों को। यहाँ तक x की वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों, हमने पहले ही कंसिडर किया कि 1 मतलब SI यूनिट और 2 मतलब CGS यूनिट, तो मतलब जितने भी L1 M1 T1 है ये सब SI यूनिट वाले हैं, L2 M2 T2 ये सब के सब CGS यूनिट वाले हैं। यहाँ पे हमने वर्क का, और दोनों है वर्क का यूनिट ही, बट जो जूल है जो ये वर्क का SI यूनिट है, और जो अर्ज है ये वर्क का CGS यूनिट है। ध्यान देना अच्छे से। तो हमने SI यूनिट और CGS दोनों निकाल लिया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना जरा अच्छे से कि इन SI यूनिट, अब देखो यहाँ पे L1 M1 T1 निकालेंगे, तो जो लेंथ होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हमारा मीटर होता है। क्या होता है हमारा बच्चों, मीटर होता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो मास है, मास हमारा kg होता है, यूनिट बता रहा हूं, और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। चलो आगे बात करते हैं। यहां पे जो हमारा इन CGS यूनिट, ये लिख के दिखाना पड़ेगा, जो लेंथ होता है ये हमारा ग्राम में होता है,
जो मास होता है, लेंथ ग्राम में नहीं होता, लेंथ सेंटीमीटर में होता है ठीक है, जो हमारा मास होता है वो ग्राम में होता है, और जो टाइम है वो तो सेकंड में ही रहता है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब हम क्या बच्चों यहाँ पे L1 M1 T1 और L2 M2 T2 की जगह में अपना ग्राम मास जो सेकंड है सब लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से कि x इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, देखो अच्छे से। तो L1 मतलब है SI यूनिट, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? मीटर। और L2 यहां पे देखो L1 है ना ऊपर और नीचे L2 है, तो L2 की जगह में क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। समझा मैं क्या कह रहा हूं सब बच्चों को? तो यहां पे क्या आएगा? स्क्वायर। आगे मास, M1 मतलब SI यूनिट, M2 मतलब CGS यूनिट, तो M1 मतलब यहां पे kg और नीचे ग्राम, ऐसे लिखना पड़ेगा, ओनली 1 आएगा। फिर यहां पे तो सेकंड और सेकंड ही रहेगा, भले ये -2 है। चलो अब जरा ध्यान दो अच्छे से। अब हम यहां पे कुछ कट कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं कट कर सकते। हमको यहां पे मालूम है बच्चों कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो क्या हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो मीटर के जगह में मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं और नीचे सेंटीमीटर। देखो अच्छे से, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रहेगा। फिर केजी की जगह में क्या मैं यहां पे 1000 लिख सकता हूं? 1000 ग्राम और नीचे भी ग्राम, ठीक है, ये 1 ही रहेगा। और ये सेकंड सेकंड कैंसिल होके सिर्फ 1 का स्क्वायर आ जाएगा। समझा बच्चों अच्छे से? ऐसे। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे ध्यान देना, क्या मैं थोड़ा सा इस तरफ हिल के आ जाता हूं? अब ध्यान पे सब बच्चे ध्यान देना, थोड़ा सा फोकस करो। अब देखो सब लोग यहां पे, अब हम क्या है, हमको मिला कि 1 यहां पे 100 का स्क्वायर और यहां पे 1000 का 1 ओनली, और ये 1 का यहाँ पे 1 का तो -2 यहाँ पे है ही है, -2, तो इसको लिख के कोई मीनिंग नहीं है। चलो अब बच्चों 100 का मतलब 10 का स्क्वायर होता है क्या? हाँ, तो ये स्क्वायर है। और 1000 का मतलब 10 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। और 1 का कोई मीनिंग ही नहीं है, पावर 1 के पावर में कुछ भी आन दो। तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा? ये x की वैल्यू निकल रही, ध्यान देना। तो अब 10 का ये 4 बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ये क्या बन जाएगा? ये भी मल्टीप्लाई में ही है, और ये 10 3 बन जाएगा। तो चलो नीचे का बेस सेम तो पावर है, तो 10⁻7 बन जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 10⁻7। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पे पुट कर दो अभी। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज, है ना? बड़ा इक्वेशन बड़ा बच्चा, 11वीं में हो तुम, अब छोटे बच्चे नहीं हो। देखो तो हमने जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन फाइंड कर दिया, मतलब 10⁻7 आ गया। समझा कितना आसानी से सॉल्व किया? बस देखो, हाँ जब तक मैं करा रहा हूं तो आसान है, और जब आप करोगे तो हार्ड हो जाएगा। तो यही तो भाई इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि इसमें मेरे में कोई गलती नहीं है, गलती आपकी इसमें है कि आप लोग इसका फोकस देके अगर पढ़ोगे तो आप सबका बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अब अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपका फिर से नुकसान हो जाएगा। तो आप सब बच्चे इसका रिवीजन करोगे तब आपको समझेगा, मतलब वो क्लियर हुआ ना। हमने पहले किस तरीके से सॉल्व किया, इसको 1 से 2 बार देखो। मतलब कि कैसे हमने पहले देखा कि भाई हमें सिस्टम के यूनिट्स में ही कन्वर्जन फाइंड करना है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से वर्क का डायमेंशन निकालना है, सीजीएस का निकाल लिया, एसआई का निकाल लिया। फिर लास्ट में हमने दोनों का यहाँ पे पुट कर दिया। हमने यहाँ पे देखो दोनों का यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, है ना। 1 मीटर 1 किलोग्राम पुट करके वैल्यू आ गई और 10 की वैल्यू हमने फाइनली यहाँ पे फाइंड कर ली। तो इस तरीके से बच्चों हमें सारी चीजें यहाँ पे निकालनी होती है। तो क्या आप सबको अभी सारी चीजें क्लियर है? किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी कुछ भी डाउट यहाँ पे रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, आप सबने डिटेल में अच्छे से देखा। बस एक ही बात ध्यान रखना कि ये सब डेरिवेशंस होते हैं, और डेरिवेशंस को मैंने सारे के सारे डेरिवेशन को डिटेल में सॉल्व करके दिया है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इनको 1 से 2 बार देखना, क्योंकि आप 10th से डायरेक्टली 11th में आए हो, तो आपको हो सकता है कि पहली बार में नहीं समझेगा। जब आप दोबारा देखोगे और बुक रीड करोगे, फिर तीसरी बार देखोगे, फिर बुक रीड करोगे, तो आपको समझ जाएगा। और ये क्योंकि पहला चैप्टर है तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। क्योंकि पहली बार आप इतने छोटे 10th से और बड़े 11th में आए हो, तो आपको लगता है कि जैसा 10th में पढ़ते थे वैसे 11th में पढ़ोगे तो थोड़ी काम चलेगा, ठीक है। थोड़ी इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज़ तुम 10th को समझने में, 10th के कॉन्सेप्ट को समझने में 2 मिनट में समझते थे, यहाँ तुम्हें 20 मिनट लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम 1 से 2 बार इस वीडियो को देखो, रिपीट करो और बार बार नोट्स बनाओ। हर बार तुम्हें देखना, जितने बार तुम मेरे सेम वीडियो को देखोगे ना, उतने बार तुम्हें नया सीखने मिलेगा, पक्का।
चाहे तुम वापस देख लो, तुम्हें नया चीज सीखने मिलेगी वापस से। तो इस चीज को ध्यान रखो, बार बार वीडियो देखो और यहां तक देखो। गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो सॉल्व्ड एग्जांपल है एक, इसके बाद है, आप देखोगे अपने टेक्स्ट बुक में आपको पता चलेगा, और लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एरर वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।